मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी इंस्पिरेशन है वो बेसिकली मैं स्केचिंग करने में अच्छा था। उसके ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था। जब मैं 12th में था, मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब कि एकदम एक जैसे पोर्ट्रेट होता है, एक पेन से ऐसे करके मतलब कि पोर्ट्रेट आ जाता था, जैसे गांधी फ्रीडम फाइटर जो है, एक अंकल जी आए थे जो यूट्यूब जी है, उनसे मेरे मिला था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा अच्छा है, मेरे से ले में आके मिलना। तो ले में आया, फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा स्किल है, तुम भीड़ में क्यों चल रहे हो, सब लोग जा रहे हैं उसमें क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा अच्छा स्किल है इसमें क्यों नहीं जाते हो। तो एक टीचर था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्कल्पचर काफ़ी अच्छा है। तो सेकेंड ईयर में मैंने स्कल्पचर ले लिया। फिर मेरा टीचर जो है, जो मैं हमेशा उनके मेहरबान था, जिनका नाम रविंदर जमवाल है, जो जम्मू से है, तो वो मेरे टीचर रहे। उनके साथ मैं दिन में कॉलेज में काम करता था, रात को सर के साथ उनके स्टूडियो पे काम करता था। तो उनके साथ काफ़ी बड़े स्कल्पचर्स को हाथ लगाने का मौका मिल गया। उनकी रोज़ का डायलॉग होता है, वर्क लाइक अ लेबर एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। फिर एक साल में ऐसे ही चक्कर मारता रहा इंडिया से हर जगह। तो फिर मैंने मास्टर्स स्टोन कार्विंग में ज़्यादा किया। That's from Kashi, हाँ, बनारस में बनारस चीज़ें। में। संगीन अम्बिल को तो किसी ने देखा नहीं है, उनका बहुत रेयर पेंटिंग्स है उनकी पोर्ट्रेट्स का। How did you imagine? तो संगीन अम्बिल मैंने उनको काफ़ी, हर जितने भी लद्दाखी जितने भी एक्सपर्ट है, स्कॉलर है, किसी से भी पूछ ले कि संगीन अम्बिल के बारे में बताओ। तो जिस तरह से सभी के माइंड में जैसा सोच था, उस सोच को लिया। तो मेरे माइंड में जैसा इमेज बन रहा था, मैंने उसको बना के दिया। Hello everyone. In this episode of Satyak, we are with the sculpture of Ladakh who breathes eyes and life into what we see today. And we have the globally renowned Sering Gurmeet Kungyam with us. Thank you so much, sir, for giving your very, very valuable time to us. Thank you so much. And thank you for being here because I know that you are always busy and running short on time and running against time. So thank you for sparing this No, time. it's okay. And we would like to have a very candid conversation with you about what you do and what inspired you to do what you do. So let's start from there. वहीं Okay. से शुरू करते हैं। आपको क्या क्या था आपका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन? एक जो मेरे को पता है कि ऑफ कोर्स टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज, बट आई एम श्योर कुछ तो और भी जो डीप चीज है जो इंस्पायर करी होगी आपको कि यार मुझे ये करना है। तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल सभी व्यूअर्स और सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपको भी। तो मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ जो आपने इतना बड़ा कह दिया, बट मैं एक आर्ट प्रोफेशन को चला कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा समझता हूँ कि मैं एक अच्छा जॉब कर रहा हूँ। ये यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि जितना मैं मिली हूँ कि जितने भी लोगों से हमने बात की, और ये हमारे सारी इंटरव्यूज में पॉडकास्ट में सॉरी ऑडियंस को भी दिखेगा कि हर कोई ये बोलता है कि Humbleness बहुत ज़्यादा है। कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा मैंने, तो थोड़ा सा बस ऐसे। तो आपका थोड़ा सा जो है उसके बारे में हमें जरा बताएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आर्ट की इंस्पिरेशन है वो ऐसा था कि मैं चंगथम रीजन से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे लेह से एक लगभग 100 किलोमीटर दूर पर है। राइट। तो माय फैमिली बिलोंग्स टू एन फार्मर। तो जब बचपन में था तो गांव में रहते हैं, जो जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है गांव से ही निकलता है, विलेज से ही निकलता है, उसी को खाते हैं, उसी में सर्वाइव करते हैं। तो we are totally engaged with the field work and all Right. these artistic work, जो भी कुछ का है मोस्टली वहीं पर होता था। Right. तो उस टाइम मेरी जो इन्वॉल्वमेंट थी फील्ड के साथ, अपने एनिमल्स के साथ या खेती बाड़ी के साथ, तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते थे, जैसे कि खेत के बाहर दीवार बनाने होते हैं, ठीक है। Right. तो
खेत गिर गया, तो उन सब में फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं स्टडीज़ किया और स्टडीज़ करने के बाद मैं फाइन आर्ट्स में गया, तो उस टाइम पता ही नहीं था कि फाइन आर्ट्स क्या होता है, क्या है। बेसिकली मैं स्केचिंग करने में अच्छा था, उसके ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था। मैं उसके बाद ये कहना चाहता था कि ये कहूँगा कि जब मैं 12th में था, मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब कि इतना एक जैसे पोर्ट्रेट होता है, एक पेन से ऐसे-ऐसे करके मतलब कि पोर्ट्रेट आ जाता था, जैसे गांधी फ्रीडम फाइटर जो है। तो हमारा एक सीनियर अंकल जी है, उनका नाम कांगमुटुप है, ले कांगमुके है। तो उन्होंने मेरे को करते हुए देख लिया, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, ले में आके मेरे को ज़रूर मिलना है, तुम क्या कर रहे हो? तो मैं गया ले में उनसे मिलने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? कहाँ से हो? क्या कर रहे हो? क्या क्या प्लानिंग है? तो मैंने बोला कि मैं मेडिकल स्टडीज़ किया हूँ। ये इस पे मैं आने वाली थी। तो तो ये जो आपने हृदय मतलब प्रवर्तन हुआ, ये हाँ। इसका कारण ज़रा थोड़ा बता। हाँ, हाँ। तो आपने अप्लाई किया था, लाइक डिड यू स्टडी और वर यू अबाउट टू स्टडी मेडिकल? आपने मैं स्टार्ट किया था 11th-12th मेडिकल कर रहा प्री था। मेडिकल के, आप उसमें स्टूडेंट थे? तो सब उसके बाद घर पे फिर तो क्या सीन हुआ कि ये क्या हो गया हमारे बेटे को, ये एकदम से घर वालों को पता मेडिकल था? छोड़ नहीं, के। नहीं, नहीं, हमारे घर वालों को इतना नहीं मालूम था हाँ। कि मेडिकल्स, फादर्स का थोड़ा-सा ज़ोर था कि हाँ। मेडिकल करो। हाँ। तो मैंने भी कर ली। तो हाँ। 12th के बाद जब एग्ज़ाम खत्म, पेपर देने के बाद मैं गाँव चला गया। हाँ। तो हमारे गाँव में एक स्कूल है। टीचर्स लोग मेरे को जानते थे कि ही इज़ वेरी गुड स्केचिंग पेंटर। में अच्छा है आर्ट तो में। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हमारे स्कूल में कुछ पेंटिंग कर दीजिए। ओह नाइस। तो रोज़ वो मैं टीचर्स जो है बोल के जाती थी, तो मैंने नकार दिया है, इसको छोड़ दिया। तो ओके। मम्मी ने बोला कि तुम्हें करना है तो कर दो, रोज़ घर पे क्यों आने देते हो? नहीं करना तो मना कर दो। तो मैं ऐसे कर देते। तो शुरू किया कि उस टाइम मैं सिर्फ़ लंग्स जो डायग्राम नहीं होता है, हाँ, मतलब हाँ, मेडिकल से हाँ, रिलेटेड। एनाटॉमिकल जो ड्राइंग्स हाँ, होते हैं। लंग्स होते हैं, सेल्स होते हाँ, हैं, उनको बड़े अच्छे से बना थे। तो एक दीवार का तो खत्म हो गया, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने फिर कंटिन्यू कर दिया, मतलब 1 महीना वहीं पर मैंने कर दिया था उसको। फिर उसी टाइम वो हमारे मेरे एक अंकल जी आए थे जो मुटुप जी है, उनसे मैंने मिला था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा अच्छा है, मेरे से ले में आके मिलना। तो ले में आया, फिर उनसे पूछा कि क्या करने वाले हो? तो मैंने कहा कि मेरे सब दोस्त लोग मेडिकल प्रिपरेशन के लिए चला गया है, मैं भी बस जाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों मेडिकल करना चाहते हो आप? तो मैंने मेडिकल किया है, अब जो भी निकलेगा मैं करने वाला हूँ। तो उन्होंने एक डायलॉग कहा था, वो मेरी लाइफ का सबसे एक इम्पोर्टेंट वो है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा स्किल है, तुम भीड़ में क्यों चल रहे हो? सब लोग जा रहे हैं, उसमें क्यों जा रहे हो? एक डायलॉग था, वो याद नहीं आ रहा है। हाँ, भेड़ चाल, हाँ, भेड़ की चाल मत चलो, तुम्हारे पास ऐसा अच्छा स्किल है, इसमें क्यों नहीं जाते हो? तो फिर मैंने भी सोचा कि इतना 12th में आते-आते मेडिकल करते-करते ना, पढ़ाई में थोड़ी-सी रुचि कम हो गई थी, मतलब कि इतना केमिस्ट्री की वो सब हो गया हो गया था। क्योंकि क्लास में मैं अच्छा इसलिए था कि फिज़िक्स का एक टीचर था, वो जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे उतना अच्छा तुम्हें समझ में आएगा। वो मैं सबका करके दे देता। ओह नाइस। तो मेरे लिए वो अच्छा हो गया, बट उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो फाइन आर्ट्स तो मालूम ही नहीं था कि क्या होता क्या है। तो फाइन आर्ट्स फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में देखा, एंट्रेंस के लिए गया। फिर वहाँ पे एंट्रेंस प्रिपरेशन मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ पे पता चला कि स्कल्पचर भी होता है, एप्लाइड भी होता है, पेंटिंग भी होता है। अब मेरे को किस में जाना है, मेरे को खुद मालूम नहीं था। तो फिर डिफरेंस क्या होता है, मतलब अप्लाइड आर्ट्स एंड फाइन अप्लाइड आर्ट बेसिकली डील विद एडवर्टाइजिंग, जैसे कि लोगो डिजाइनिंग, फोटोग्राफी हो गया, वो सब होता है। फिर स्कल्पचर हो गया, जैसे आपका जो काम जैसे that is more like technical and this is more like related to your own skill and your art. पेंटिंग जो है ओनली प्लेइंग विद द कलर्स। स्कल्पचर जो है फिजिकल मॉडल्स, हाँ, फिजिकल 3D है। अप्लाइड है फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग जो लोगो बनाते हैं वैसे। तो ये सब मालूम ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी आ गया, वहाँ पे एडमिशन मिल गया मेरा। तो वहाँ पे क्या था कि सेकंड ईयर में ही चूज़ करना पड़ता था कि स्कल्पचर करना है क्या करना है। तो वो मेरे लिए अच्छा था, 1 साल में समझने में। वो आपको समझ हाँ, समझ मतलब you could
relate to it and हाँ। go like ये बढ़िया लग रहा है. तो फिर फर्स्ट ईयर करते उसमें सब कुछ कर रहा था, फोटोग्राफी, अप्लाइड, स्कल्पचर। हाँ, तो एक टीचर था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्कल्पचर काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ बनाने के लिए दे देता था। हाँ, तो किसी ने कहा तुम्हारा स्कल्पचर बहुत अच्छा है। हाँ, तो सेकेंड ईयर में मैंने स्कल्पचर ले लिया, हाँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहा था जब हाँ। कॉलेज के बाद। तो उस हम्म। टाइम स्टोन कार्विंग हो गया, वुड कार्विंग हो गया। हम्म, तो हेल्प करने से मेरे को ये हुआ कि एक्सपीरियंस हो गया कि उस चीज़ में कर सकते हैं। right, Okay. right. तो वैसे भी बचपन से खेत में तो काम करते आया है, हाँ, मिट्टी में पूरा that is also an art. हाँ हाँ मिट्टी से आप ऑलरेडी जुड़े हुए थे हाँ शुरू हाँ। से। तो फिर स्कल्पचर हो गया है। फिर उसके बाद जो स्कल्पचर में आया, फिर मेरा टीचर जो है, जो मैं हमेशा उनके मेहरबान था, क्या कह Your सकते guru. हैं, माय गुरु, जिन्होंने मेरे कि एक अच्छा टीचर जो है मेरे को वहाँ पे मिला था स्कल्पचर, हाँ, जिनका नाम रविंदर जम्वाल है, जो जम्मू से है। Okay. तो वो मेरे टीचर रहे। and वो भी स्कल्पचर हाँ, वो आर्टिस्ट। भी स्कल्पचर आर्टिस्ट है। Okay. तो उनके साथ मैं 3 साल जुड़ा रहा, काफ़ी सारे स्कल्पचर उनके साथ किए। उनके साथ मैं दिन में कॉलेज में काम करता था, रात को सर के साथ उनके स्टूडियो पे काम करता था। Nice. तो उनके साथ काफ़ी बड़े स्कल्पचर्स को हाथ लगाने का मौका मिल गया। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस इस तरह का था कि इतना बड़ा करने की तो हिम्मत होता नहीं है। हाँ, तो सर ने बना रखा है तो मॉडलिंग कर दो, तो उससे हाँ, काफ़ी अच्छा वो हो गया था। एक्सपोजर आपको मिल गया। हाँ, तो Right. सर की हमेशा ये कहता उनकी डायलॉग थी कि एक उनकी रोज़ का डायलॉग होता है, वर्क लाइक अ लेबर एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ऐसा होता है This is a एक very interesting line that you said. हुँ, हुँ, Work like a laborer, think like a scientist. Think मतलब like a scientist. you will have to be on the ground, हुँ, हुँ, do the groundwork, हुँ, हुँ, but you're thinking innovation. Innovative, You're yeah. thinking beyond हुँ, कि हुँ, क्या हो सकता है नया. हुँ, It's a very interesting हुँ, thought. हुँ। तो इसी लाइन को अपना तो तुम तभी आर्टिस्ट बन पाओगे। हाँ, तो उनकी ये लाइन हमेशा जब काम खत्म होता है फिर वो रोज़ कहते थे कि That गुरु में motivates you. हाँ, हाँ। हाँ, तो बाद में पता चला कि एक बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट है कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी, उनकी कोटेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करके वो अच्छा। कहते थे। तो इस तरह से मैंने 4 साल उनके साथ बिता दिया। फिर 4 साल के मैंने बोला कि सर मैं 1 साल और आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो सर ने मना कर दिया। जो मेरे साथ सिखाना था मैंने अच्छा। सिखा दिया, तब कहीं किसी और के पास जाके सीखो Wow. बोला था। Okay. Not like now you're ready without me also you can do. वैसा था क्या? नहीं, तो सर का कहना था कि मेरे साथ जो मैं सिखा सकता हूँ जो सिखा दिया, अब एक और हाँ, टीचर की whatever I हाँ, could give, I हाँ, have given. वो मैंने सिखा दिया। हाँ, अब किसी और से जाके That सीखो। is, you know, such a nice of a guru हाँ, that to accept that and to say that you know what I could give, I have given really respect हाँ, to him that you know because maximum लोग वैसे होता है कि जो भी ये है हमारी ही वजह से हाँ, है हाँ। तो तो hats off to him. तो उनका मैं काफ़ी हमेशा मैं जब भी काम चलता है मैं उनको पूछता रहता हूँ कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? Right. तो टोकते रहते हैं कि यहाँ पे हाँ। ठीक नहीं हुआ है, यहाँ पे ठीक नहीं हुआ है। he's still there. Like he's Still still there. kind of the Still we are in influence for your work. तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, क्योंकि मैं काफ़ी फोटोग्राफी एक कैमरा ले लिया था मैंने, ठीक है? तो फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा करते थे। तो मैंने सर का काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफ किया काम करते हुए। तो सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था, तो सर के साथ काफ़ी फोटोग्राफी किया। तो एक दिन फोटोग्राफी करते-करते सर ने एक बात कही थी कि गुरमीत तुम दोनों चीज़ में बहुत माहिर हो, फोटोग्राफी में भी और हाँ। स्कल्पचर में, ठीक है? हाँ, मैं कहूँगा कि तुम एक ही चीज़ करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम स्कल्पचर करो या तुम फोटोग्राफी करो, अच्छा। एक ही चीज़ करना, अच्छा। क्योंकि मास्टर जो है एक ही चीज़ में बनता है। Oh, there is a dialogue of a movie ना चांदनी चौक टू चाइना का डायलॉग है ना हाँ, कि मुझे उस उन बहुत हजार पर चीजों से हजार हाँ। मूव से नहीं डर है जो तुमने तुम- एक बार किया, जो but तुम वो बहुत एक- बार करते हो पर हाँ। वो एक मूव से एक मेरे move को से डर है जो जो तुमने तुम एक- रोज करते हो Exactly. इट्स लाइक हाँ, दैट हाँ। So मतलब हाँ, he वैसे basically ही है। meant कि don't be a jack of all trades, be the master of वन हाँ। या तो उनका कहने का ये मतलब था। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने फोटोग्राफी फिलहाल छोड़ दिया। How did you like you loved both of them? Sculpture में भी आपका उतना इंटरेस्ट था, फोटोग्राफी में भी। So what was the differentiating factor कि आप स्कल्पचर में आए? चूज कैसे किया कि क्योंकि फोटोग्राफी में ऐसा था कि काफ़ी सारे
टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना पड़ता था, Every day the technology. फिजिकली नहीं था जैसे हम्म। टच करे ऐसे। हाँ तो फिर स्टोन कार्विंग भी करता था, ठीक है। हाँ, कुछ मेरे पास उस टाइम काफ़ी अच्छे कैमरेस आ गए थे, जैसे कि उस टाइम 5D Mark III किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिमिस मॉनेस्ट्री का मैं फोटोग्राफी करता था, तो Okay. अच्छा करता है करके उन्होंने मेरे को कैमरा So दे हिम्स देता है। से आप बहुत पहले से जुड़े हुए हो. हाँ, Nice. तो फिर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया उसको, Okay. क्योंकि एक तो इतना अच्छे से कैमरे उसको मैं मिट्टी में हाथ लगा के फिर हाँ। उसको करना बहुत वो हो रहा था, हाँ। क्योंकि हमारा फ़ोन भी इतना ख़राब रहता है अभी। तो फिर फिज़िकली इस चीज़ में बहुत सारे लोग थे एक्सपर्ट, इसमें इतना था नहीं, तो मैं हाँ। इस चीज़ को पसंद कर रहा था मैं। Okay. तो फिर स्टोन कार्विंग एक अलग-सा मोड़ आ गया था, जब Right. ये ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मैं हम्म। बड़ौदा चला गया। Okay. बड़ौदा हमारे एमयूसी में फाइन आर्ट्स का काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो वहाँ पे गया, तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे। हम्म। तो मेरे टीचर्स के पास मैं पहुँच गया था, जिनका नाम राघव कनेरिया है। तो वहाँ पे रुका था, तो मैं उनके स्टूडियो पे रोज़ जाता रहता था कि सर मिल गया, तो वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। तो रोज़ पूछते रहते थे कि मैं तुम क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? तो सर मेरे एक शब्द उनको लगे कि मैंने कहा कि सर मैं वापस जाना चाहता हूँ लेह, अच्छा। और जो मेरे को आता है मैं वही करूँगा लेह में। तो फिर दूसरे दिन फिर पूछा, अच्छा तुम्हारे लेह में क्या-क्या चीज़ है? क्या-क्या मिलता है? कौन-कौन से जानवर है? ऐसे पूछते, मैं बताता रहता था। तो फिर तीसरे दिन आया, फिर मैं तुम स्टोन में स्पेशलाइज़ स्टोन कार्विंग करो तुम ज़्यादा, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारा स्टोन है। ओके। गुजरात हाँ, में इतना मतलब बड़ा स्टोन लेगा तो फिर 5000 10,000 का Hmm. लद्दाख में बहुत सारा स्टोन है, तुम स्टोन के साथ क्यों नहीं स्पेशलाइज़ करते हो? ओके। तो फिर 1 साल में ऐसे ही चक्कर मारता रहा इंडिया, तो हर जगह। तो फिर मैंने मास्टर्स स्टोन कार्विंग में ज़्यादा किया। दैट्स फ्रॉम काशी, मतलब हाँ, बनारस बनारस BHU में। BHU. ओके। बीएचयू में फिर लगभग 2 साल मैंने स्टोन कार्विंग करता रहा। And Okay. stone is a very difficult medium to work with also, right? Yeah, I think it requires a lot of physical strength also. हाँ, इसमें पहली बात तो ये है कि एक पोर्ट्रेट शेप में एक स्कल्पचर में शेप को अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ माय प्रैक्टिस, ठीक है। अब स्टोन में कर रहा हूँ, क्ले बहुत सॉफ्ट है, ये स्टोन बहुत हार्ड है, Yeah. तो 1-2 दिन एक स्टोन को अंडरस्टैंड करने में लग जाता है कि कैसे टूटता है, कैसे ब्रेक होता है। 1-2 दिन, 3 दिन या हफ्ते भर उसको स्टोन के साथ कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग, कैसे ब्रेक हो रहा है। ओके। तो उसके बाद जब ये अंडरस्टैंड हो जाए कि ऐसे ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, तो उसके बाद फिर शेप को तो अंडरस्टैंड हमारे माइंड में हो जाता है, तो उसको ब्रेक करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। एक स्टोन स्कल्पचर बनाने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग जाता है? डिपेंड होता है कि किस तरह का बना रहे हो आप। लाइक द वन दैट वी सॉ तख्त रास्पा। हाँ, राइट तो आउटसाइड जो छोटा वाला जो हाँ, वो एक तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, जो आपने बताया ना, वो सुन के इट वाज लाइक अ गूज़बम्प थिंग कि यू वर सेइंग कि जिनके लिए आप बना रहे हो, तो उसके बारे में मैं खुद से नहीं बताऊंगी, मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। तो जो ये स्टेचू बन रहा है, नहीं, ये नहीं, जो आपने अभी वहां अच्छा। पे दिखाया था ना, जो आप हाँ हाँ, एक है जो स्टेचू में बना रहा हूँ, वो हमारे डिज़ोंग गोम्पा का एक बहुत बड़े लामा जी है। तो बहुत बड़े लामा जी, उन्होंने बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उनकी यादों को और थोड़ा स्ट्रॉन्गली रखने के लिए ये लोग जो हमारे बुद्धिज़्म ट्रेडिशन में है कि उनकी ममीफिकेशन जैसे कर देते हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो गया तो उनको उन्हीं की पोजीशन में रख के फिर उनको ड्राइव कर देते हैं, क्योंकि उसके एक बॉक्स में रख के उसको नमक डाल के बॉडी को पूरा सुखा देते हैं, क्योंकि वाटर उसके अंदर बिल्कुल ना रहे। तो मैं उनकी जो स्टैचूज बना रहा हूँ, तो उनका स्केलेटन जो है उसके अंदर चला जाएगा, स्टैचू के अंदर। Just imagine. So he's I have not heard. you are making the you're making a pathway for making him immortal. Yeah. ऐसा ही है। Kind of, if I'm not interpreting it wrong. जो उनका, जैसे कि उनका स्टैचू बना रहा हूँ, मगर स्टैचू जो है बिल्कुल मटेरियल से बना है, बट इस स्टैचू के अंदर उनकी स्केलेटन है। Wow. That requires a lot of faith as well, if I या Yeah.
जो नॉर्मल स्टैचूज के अंदर उनका कुछ होता नहीं है, जैसे हाँ। कि उनका सिर्फ स्ट्रक्चरली है, हम आर्टिस्टिकली हाँ, जो रूप दे सकते हैं एक्जैक्टली सेम बना दिया, बट हाँ। इस स्टैचू के अंदर उनकी आत्मा क्या बोलते हैं और उनका essence of his soul हाँ is there. yeah, उनकी पूरा वो उनका जो अंश है एक हाँ तरह हाँ से, अंश है and it's like you are connecting the more than your work, you are connecting the belief of the people, Yeah, which is a yeah. very Exactly. strong sentiment, you know, attached to what you are doing, that you know it's not just a piece of art, but it is the belief of the people that you are giving shape to. So that is a big thing, I feel. Wow. ये Wow. आपको मतलब ये it's a long project. It must be a long duration का project. Like कितना मैं मेरा काम जो है काफ़ी स्लो चलता है क्योंकि दिमाग को खाली करना पड़ता है ना फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी चीज़ों को करने में। हाँ, तो इधर ये स्टैचू जो है काफ़ी बड़ा है, तो बड़ा हेक्टिक होता है। इस काम को मैं काफ़ी जब भी समय मिले खाली हाँ। होके तभी हाथ लगाता हूँ वहाँ पे, ताकि परफेक्शन हो जाए उस चीज़ में। because a lot of thought also, you know, goes नहीं, थॉट मैं सोचता हूँ कि खाली करो दिमाग, मतलब कि एकदम बिल्कुल अंडरस्टैंड करने के, फोकस करने के लिए दिमाग खाली कर दो। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ये yeah, तो फिर फोकस होता है, the फिर clarity comes when your mind is empty, right? तब एक क्ले का थोड़ा सा भी लगाओ, एग्जैक्टली वहीं पर जाके रुकेगा। जहाँ पे आपको चाहिए हाँ, हाँ। exactly. Wow. आपका a lot of your association has been with Hemis Monastery हम्म, and they have been kind of with your work since the beginning. आपका जुगपाल इनके साथ भी बहुत सारा इवन राइट नाउ जो वो बन रहा है, जो हम देख के वो था, जो इतना बड़ा ये शंभुनाथ का जो ये बन रहा है स्कल्पचर, दैट इज आल्सो आई थिंक हेमिस मोनास्ट्री के पहाड़ की तरफ हाँ बना हाँ था। सो हाउ हैज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म changed your life and your sculpting? Like how has it affect? Does it affect and how does it affect? बेसिकली जो जब तक मैं ले में था, हाँ। इनको मैं एक भगवान की मूर्ति की तरह ही देखता था। जब मैं बाहर गया आर्ट की स्टडीज़ की, स्कल्पचर में था, तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्ट हिस्ट्री को समझ पाया, कैसा होता है आर्ट। फिर मैं यहाँ पे आके देख पाया कि ये तिब्बतन स्टाइल है, उसमें कहाँ से इवॉल्व आया है। तो तिब्बतन आर्ट को गहराई में समझने के लिए मैं जब ले पहुँचा, फिर आर्ट को देखा। हर मोनेस्ट्री में मैं पहले तो ऐसे प्रे करके चला, अब हर चीज़ को अच्छे से देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे किस आर्टिस्ट ने कैसा काम किया है। अब ये भी पता चल रहा है कि इस आर्टिस्ट का ये 3 स्कल्पचर इसका लग रहा है, ऐसे पता चल रहा है। तो उसका स्टाइल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी जितने भी मेरे लद्दाखी ट्रेडिशनल स्कल्पचर है, मैं उनको भी समझाता हूँ कि उनका तो पहले ही से ऐसे स्टाइल बनाते आ रहा है, पहले ऐसा स्टाइल था, उसको कॉपी करते आ रहा है कि तो मैं इनको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये तिब्बतन स्टाइल में ये खासियत है इस चीज़। What is the खासियत of Tibetan style? तिब्बतन स्टाइल में आप कहना चाहो कि तो ये तो गंधारा का एक नेक्स्ट वर्जन है। गंधारा स्टाइल उसी को like मतलब अगर मैं as a layman जैसे मुझे गंधारा स्टाइल के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, तो how will I understand? How is that? मतलब जैसे मैं कल हेमिस मोनास्ट्री गई, I saw the paintings. The first feeling I got from it was a lot of emotions. A lot of emotions were yeah, there. actually. Each of the, even the wrathful deities or even Buddha ka jo paintings the, each of them had a lot of things and a lot of emotion factor for me. I could not differentiate the place from the paintings. For me, it was entirely an whole. So, उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो what is the Gandhara style of art? How does that form? And then we can come to the Tibetan art. आपने अजंता एलोरा के स्कल्पचर सब देखे होंगे। एक गंधारा स्टाइल ऐसा है कि एक रियलिस्टिक स्कल्पचर नहीं है, एक आइडियलाइज्ड स्कल्पचर है। ओके जैसे रोमन स्कल्पचर है, बिल्कुल मैस्कुलर है। ये गंधारा स्टाइल जो है आइडियलाइज्ड स्कल्पचर है, जो रियलिस्टिक नहीं है। थोड़ा सा इनकी वेव्स जो है थोड़ा पतली होगी, थोड़ा सा ऐसा एकदम पिटाइट फिगर वाला सीन होगा, थोड़ा सा ब्यूटीफाइड कर दिया है, थोड़ा और ज़्यादा। जो आप वो बोल रहे थे हाथ वाला सीन। हाँ, तो फिर इसी स्टाइल को पूरा ऑल ओवर इंडिया फ्लोरिश हो गया है। फिर ये तिब्बतन स्टाइल में आ गया हमारे, तो उसको और थोड़ा ऑर्नामेंटेशन आ गया और थोड़ा कलरफुल हो गया। तो ये तिब्बतन की जो जितने भी आप डिविटीज देख रहे हैं वो उसी स्टाइल में है। तो तिब्बतन स्टाइल में और ज़्यादा हमारे
जो देवदास है, देवी देवदास है, उनका अलग अलग स्टाइल में आ गया है उनका फॉर्म, जो बेसिकली है, बेसिक जो है गंधारा स्टाइल में, तो ऑर्नामेंटेशन और स्टाइलाइजेशन काफी हाँ। ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। हाँ। तो हाँ, जिससे there was a lot of ornamentation in it. बहुत सारा स्टाइल फ्लोई है, हाँ, स्कल्पचर सब, हाँ, हैंड्स हाँ। अप जैसे हाथ का वो हाँ, बहुत हाँ। ऐसा That, that is मुद्राएं, हाँ, बहुत मुद्राएं, specific हाँ, मुद्राएं। स्पेसिफिक मुद्राएं और काफी स्टाइलाइज और हाँ, फ्लो में हाँ, होगा, हाँ, हाँ, जैसे हाथ ऐसे रखते हैं, हाँ। बहुत सारा टिल्ट हो गया होगा, हाँ। बॉडी इतना टिल्ट नहीं होता, काफी ज्यादा It's a lot of क्या बोलते हैं, grace was there, elegance, मतलब अलग ही एक इमोशंस आई थिंक हाँ। उसके साथ हाँ, जो भी हैंड मूवमेंट भी दिखाया हाँ, है, आई थिंक ऑल ऑफ इट हैज अ सिग्निफिकेंट मीनिंग अटैच्ड टू इट। मतलब आई थिंक जो मुद्रा भी है उसका भी कुछ मीनिंग है, हाँ। और जो डेटीज भी अलग अलग, क्योंकि हमने तो पूरा जो डीप रिसर्च किया था यहाँ पे रह के एक साल, तो पूरा वो स्टोरी पता है ना कि कैसे वो रन करता है शुरू से लेके एंड तक। व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी, मतलब पूरा बुद्धा का पूरा लाइफ स्टोरी है उस पूरे में ना, कि जो हमने जनरली सुना है, बट थोड़ा सा डीपर है इन द सेंस के आपको थोड़ा उनके जो अलग अलग अवतार है एक तरह से, उसके बारे में एक इन डेप्थ आपको जानने को वहां पे मिलेगा। मेरा ये जो क्वेश्चन था एक, जो जनरली लोग जानना चाहते हैं जब भी हम कुछ देखते, any form of construction, any form of sculpture, like तो सबसे पहला चीज एक तो दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि इसके पीछे जो मेहनत लगा है और कितने इसके पीछे लेबर लगा है, और दूसरा कितना टाइम लगा है उसके पीछे। तो उसके बारे में थोड़ा इफ यू कैन टेल मी दैट जैसे this one that you're making, which is right here, how much time does it generally take to make a sculpture, and how much effort, because हम तो देख के खुश हो जाते हैं कि वाओ क्या आर्ट है, बट जो उसके पीछे का जो मेहनत है ना, आई थिंक एवरीबडी शुड नो दैट कि उसके पीछे कितने लोगों ने मेहनत की है, कितने लोगों का दिमाग लगा है, और जो भी टेक्निकल छोटी छोटी चीजें है ना, कि मतलब जो भी एक फूल पत्ता भी उसके ऊपर बनाते हैं, उसके पीछे भी दिमाग है, ऐसे कुछ भी नहीं बन गया है वैसा। जो एक स्टैचू के पीछे जो मेहनत की बात कर रहे थे हम, ये मेहनत एक कनेक्शन होता है ना, उसकी वजह से वो मेहनत नहीं लगता है, अपना जो उसके साथ लगाव है। सेकेंडली ये सक्सेना रस्पा जो है काफ़ी बड़ा, मेरे लाइफ में भी एक कितना बड़ा इमेजिन नहीं किया था कि मैं लाइफ में इतना बड़ा स्कल्पचर बनाऊंगा, बट फॉर्चुनेटली आई गॉट दिस चांस। पहले सिंगनमगल को उन्होंने चांस दिया था, उन्होंने सिंगनमगल वाज काफ़ी अच्छे से बन गया, बट सक्सेना रस्पा कभी सोचा नहीं था कि मैं बना पाऊंगा। सॉरी बट इट्स अ शंभुनाथ, मतलब डेटी राइट? हाँ, एक बहुत बड़े लामा जी, जिन्होंने हमारे लद्दाख के जो गोल्डन पीरियड्स माना जाता है, जिस टाइम लेह पैलेस बनाया था, हेमिस मोनेस्ट्री, काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम हुआ था। तो सिंगनमगल को तो मैंने बना दिया, जो हमारे ग्रेटेस्ट किंग है उस टाइम के। हाँ, अब लामा सक्सेना रस्पा उनका कभी सोचा नहीं था, मगर आ गया था मेरे पास। तो इनको मैंने काफ़ी, सिंगनमगल को तो किसी ने देखा नहीं है, उनका बहुत रेयर पेंटिंग्स है उनकी पोर्ट्रेट्स का। हाउ डिड यू इमेजिन? तो सिंगनमगल मैंने उनको काफ़ी, हर जितने भी लद्दाखी जितने भी एक्सपर्ट है, स्कॉलर है, किसी से भी पूछ ले कि सिंगनमगल के बारे में बताओ, तो सिंगनमगल ऐसा था, ही वाज वेरी ब्रेव किंग, ऐसा था, वेरी फेवर्ड किंग। हाँ। तो जिस तरह से सभी के माइंड में जैसा सोच था, उस सोच को लिया, तो मेरे माइंड में जैसा इमेज बन रहा था, मैंने उसको बना के दिया। उस टाइम इतना मैं टिबेटन आर्ट के बारे में इतना अंडरस्टैंड नहीं था, जब लेह में वापस आते हुए। तो This was back in 2018-19। तो फिर सिंगनमगल को जैसा सुना था, ही वाज वेरी पावरफुल किंग, बहुत क्या बोलते हैं, हीरोइक था, मतलब कि जंग लड़ने में बड़ा होशियार था। तो जब मैं देखा कि सिंगनमगल जितने भी उनकी क्या बोलते हैं,
हाँ, फोटोग्राफ तो है नहीं उनका। हाँ। 2-3 मोनेस्ट्री में कुछ म्यूरल्स है हाँ, जिनकी उनकी मॉस्टर्स है। कुछ हिस्टोरियन में लिखा था कि एक जापानीज उन्होंने लिखा था कि सिंगे नामग्याल वाज 6 फीट हाइट, ओह ऐसा था लिखा था। तो ऐसा सोच के फिर मैंने देखा कि सिंगे नामग्याल के बारे में। तो उनके वॉर इक्विपमेंट्स थे, तो उसको देखिए तो पूरा मंगोलियन जो उनके हथियार सब थे, हाँ, पूरा मंगोलियन वो था, मंगोलियन से आया था। ओके, तो सिंगे नामग्याल को लद्दाख का राजा दिखाने के लिए मैं ये किया कि सिंगे नामग्याल जब लेह में हाँ, टहल रहे होंगे हाँ, तो फिर हाँ, कैसा रहेंगे। फिर तब तो वो वाह, ट्रेडिशनल लद्दाखी ड्रेस लद्दाखी पहनेंगी। ड्रेस में होंगी। बाकी वॉर ड्रेस करना तो फिर मंगोलियन के उसके साथ कोई हाँ, मैच नहीं, वो उनकी तरह हो जाएगा। तो हाँ, लद्दाख हाँ, में अगर सिंगे नामग्याल जब घूम रहे होंगे उस टाइम हाँ, पर फिर हाँ, कैसे देखेंगे। कैसे मैं दिखते हाँ। हाँ, होंगे तो फिर मैंने उसी तो सोच से आपको ये भी स्टडी करना पड़ा होगा कि उस टाइम पे लद्दाखी ड्रेस जो था कैसा था, हाँ, हाँ, व्हाट वर द हाँ, कलर्स, हाँ, एवरीथिंग हैड टू बी हाँ, स्टडीड। हाँ। तो लद्दाख में जब किंग का जो ऑर्नामेंटेशन है वैसा ही था, तो मैंने उस तरह से लेके उनको बनाया था। ओके, बेसिकली जो हमने शुरू में लाइन बोली थी कि जो थॉट्स को हाँ, आप आईज हम्म, देते हो हाँ, 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 तो यू इट ब्रीथ रियली हाँ, लाइफ इनटू द थॉट्स। हम्म, अच्छा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी मेरे को बताई थी सिंगे नामग्याल एंड शंभुनाथ की, हाँ, हाँ। दैट वो अगर मेरे को लाइक ऑडियंस के साथ आप शेयर कर पाओ। अच्छा, सिंगे नामग्याल एंड लामा तख्ताम रासपा हाँ, जो है 17th सेंचुरी में थे लद्दाख में। ओके, तो उस पीरियड्स को लद्दाख का गोल्डन पीरियड माना जाता है। ओके, ओके तो सिंगे नामग्याल के फादर जो थे जमयांग नामग्याल थे, उन्होंने काफ़ी उस टाइम लद्दाख का टेरिटरी भी बहुत छोटा था। यहाँ से मोलबिक नुब्रा हाँ, भी नहीं था, ये हाँ, ग्या हो गया, फिर न्योमा, हाँ, इतना इलाका छोटा था। ओके, उससे टाशी नामग्याल की टाइम पर बहुत बड़ा इलाका था। ओके। ताशी नामग्याल वाज बिफोर दिस और आफ्टर बिफोर दिस? बिफोर दिस था। अच्छा, तो ये सिंगे नामग्याल जो है अभी जो लेटेस्ट किंग, ये रोंगचन गंपो का ही जनरेशन का है। ओके, तो फिर उस टाइम वो गोल्डन पीरियड माना जाता था क्योंकि उस टाइम 3 लोग थे। हाँ, दाखी एक डायलॉग है, लामा तक तंगदावे तक्संग रसपा। लामा जो तक्संग रसपा है हाँ, शंभुनाथ, हाँ, वो टाइगर की तरह है, ओके, तक की तरह है। ओके, ग्यापो सिंह तंगदावे सिंगे नामग्याल, एक राजा, शेर की तरह एक राजा है। ओके, एंड एक आर्टिस्ट है, हाँ, स्पोन नमखा तंगदावे नमखा स्पालगोन, एक आर्टिस्ट है जिसका नाम आसमान है। हाँ, न, आसमान की तरह एक आसमान की तरह सोचने वाला हाँ, एक हाँ, आर्टिस्ट है हाँ, जिनका नाम है नमकास फाल्गुन। हाँ, ऐसे मतलब उनका डायलॉग का ट्रांसलेशन थोड़ा ढंग से नहीं हो पाया, मगर ऐसे ही है। हाँ, the essence is there, हाँ, हाँ, लामास तक तंगदावे तक्संग रसपा, ग्यापो सिंह तंगदावे सिंगे नामग्याल, हाँ, एंड स्पोन नमखा तंगदावे नमखास फाल्गुन। ये 3 लोगों की जोड़ी जो थी लद्दाख का 17th सेंचुरी को बहुत गोल्डन, गोल्डन बनाता है ओके, क्योंकि उस टाइम रिलीजियसली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था हाँ, हाँ, और टेरिटरी वाइज भी काफ़ी बढ़ गया था हाँ। सिंगे नामग्याल के टाइम पर। फिर आर्टिस्टिकली बहुत सारी चीज़ें निकल के आए। ये था। सिंगे नामग्याल को सॉरी शंभुनाथ को शायद आपने बताया था उनकी गुरु ने बोला था कि यू विल बी द राजगुरु फॉर सिंगे नामग्याल। हाँ, एक वो स्टोरी भी आपने मेरे से शेयर की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो लामा तख्ताम रसपा जी थे वो एक बहुत बड़े योगी थे और वो तिब्बत से बिलोंग करते थे। तो वो काफ़ी एक केव में जाके मेडिटेट किया, तो उसके नाम पर इनका नाम तत्संग पड़ गया, तत्संग नाम पड़ गया। तो फिर लामा जी तो बहुत बड़े थे, फिर वो पिलग्रिमेज पर जाते थे, अच्छा, लाइक मक्का मदीना इंडियन, यहाँ तक जाके जब कश्मीर में पहुंचे थे फिर वो जब खाना खाते थे तो फिर मांग के खाते थे। तो उन्होंने कहा कि सत्संग रसपा रखेगा तो आपको भिक्षा कम मिल सकते हैं, इसके जगह आप शंभुनाथ रख देगा तो बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद शंभुनाथ पड़ गया, जब कश्मीर में घूम रहे थे बड़ा फेमस था, तो फिर शंभुनाथ। महादेव का एक और नाम। हाँ, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से वापस चले गए थे, फिर अच्छा, तिब्बत। फिर वहाँ से उनके बड़े लामा जी का जो क्या बोलते हैं भविष्यवाणी जैसे आया होगा कि तुम लद्दाख के एक सिंगे नाम के एक उस राजा का तुम राजगुरु बनोगे। फिर तुम वहाँ पे तुम्हारा वहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या फ्लोरिश होंगे या तुम्हारा। फिर जमयांग उनकी फादर ने उनको बुलाया था मगर वो आ नहीं पाए। फिर लामा सिंगे नामग्याल ने जब बुलाया तो फिर अच्छे से वेलकम किया, फिर लद्दाख में उनको राजगुरु के तौर पर
आया Okay. था And मुझे। he stayed हाँ, here. he stayed and later he Okay. founded the Hemis Monastery, Anle Monastery, हाँ. वो ऐसे थे। So he was one of the first of the Drukpa lineage. हाँ, Drukpa lineage पहले से थे, मगर हाँ. एग्जैक्टली एक लामा जी यहाँ पे नहीं थे कि अच्छा. दलाई लामा आगे जैसे इस टाइम हाँ, आते हैं कि हाँ. 1-2 महीने प्रवचन दे के चले जाते, हाँ. बट ही वाज अ लामा हु स्टेड इन ले एंड Oh, wow. सबको वो किया था। So where does your lineage, like मतलब अगर मैं पूछूं थोड़ा सा, मैं अगर समझने की कोशिश करूं, आपका lineage कहाँ से आता है? Are there different lineages in Ladakh? Like different जैसे आप एक द्रुक्पा lineage हो गया, ऐसे और lineages हैं? हाँ, काफी सारे lineages है, just Okay. their style of praying is little bit different from each other, but अच्छा. most of the things Most of the same। things are same. Would be और similar. आपका मेरा lineage? Drukpa lineage है। आपका द्रुक्पा हाँ, lineage Drukpa है. lineage है। So basically that means dragon. Dragon lineage है। Okay. Okay. And if we go deeper into that for general public, then लोग ड्रैगन lineage से आप एक्चुअली में अगर बहुत ही हिस्टोरिकल टाइम में हम चले जाएं तो उसका एक्चुअल डीपर मीनिंग क्या निकल के आया, मतलब एक्चुअली वैसे या मैं वो इस एक बस रिलेट करने के लिए स्टाइल है बेसिकली। मैं नॉर्मली मैं जितना समझ पाया हूँ वो एक स्टाइल है, मतलब कि बुद्धिज्म के एक वे ऑफ प्रेइंग का स्टाइल है जो यहाँ पे ड्रुकपा लिनेज लद्दाख में काफी ज्यादा है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, टोपी पहनने का स्टाइल थोड़ा सा अलग किया या अलग होगा। हाँ, बाकी सब कुछ बाकी सब differences है। माइनर डिफरेंसेस है, जनरली सिमिलर है, जनरली छोटा मोटा हाँ, मैं इतना ही जान पाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं नहीं बिल्कुल सही बात That is है। very interesting. एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपने बताई थी हमको कि यहाँ पे जो आप अभी एक बना रहे हो स्कल्पचर, उसमें पीपल कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स लोगों ने अपने घर से मेटल कंट्रीब्यूट किया था, मतलब अपने अपने तरीके से घर का कुछ बर्तन या फिर कुछ भी कंट्रीब्यूट किया। तो जैसे आप वैसे भी आप एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली पे आप वर्क कर रहे हो, बिकॉज यू नो इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। लाइक अभी मैं देख रही हूँ, जब मैं 5 साल पहले आई थी और अभी मैं तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है मैं क्यों कोट लेके आई हूँ। तो यू नो दैट इज एक्चुअली रियल, यू नो इट इज हैपनिंग एंड इट इज अ बिग कंसर्न, यू नो। तो उस चीज के लिए लोकल्स तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे ही रहे, बिकॉज दे आर स्टेइंग हियर, बट आई थिंक अदर्स हु आर कमिंग हियर आल्सो should not just look at it in this point of way कि हम आते हैं घूम के अपना चले जाते हैं, पर उसके पीछे आप क्या छोड़ के जा रहे हो, रिस्पॉन्सिबली कितना आप कर रहे हो, क्योंकि लोकल्स कितना प्रिजर्व करते रहेंगे ना। थोड़ा तो हम सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडियन सोचना कि व्हाट आर वी डूइंग टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। तो इस चीज के ऊपर व्हाट डू यू वांट टू से दैट हाउ इज यू नो tourism affecting and what are locals doing to preserve? They are struggling so much to preserve that, you know, ऐसे global warming का effect ना है, but वो कितना करेंगे। तो एक उस वजह से एक message sort of कि what do you want to give to the people who come and what are locals doing to contribute for this? मैं इस इलाके इस नज़रिए से देखूं तो मेरे को लगता है कि ये पॉल्यूशन जो फैल रहा है वो बहुत अच्छी सुविधा दे दी है हमें, बहुत इजी कर दिया है सबको। पानी पीना है, आपको बोतल ले लिया, ये इजीनेस की वजह से हम इसको बहुत इजीली फेंक रहे हैं, तभी ये पॉल्यूशन का। तो अगर आप इस पानी की बोतल को देखिए तो ये अगर आप खुद लेना चाहो तो या आप खुद बनाना चाहो तो कितना डिफिकल्टीज होगी, अब वो कितना ड्यूरेबल है, ठीक है। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस प्लास्टिक के साथ कुछ आर्ट करना चाहूँ तो बहुत अच्छा मटेरियल है, इतना अच्छा स्ट्रेंथ भी अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। प्लास्टिक है, उसको भी अगर मैं सोचूं तो कि लद्दाख में अगर कुछ मिलता ना हो, ठीक है, अगर मटेरियल तो उसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर हम ज़मीन को छाट के उसको निकाला ना, हाँ रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी सब तो आर्टिस्ट है नहीं, सब इस मटेरियल को जानते नहीं है, तो समझ नहीं रहा तो फेंको भाई, कहाँ जाए। अगर समझने वाला होगा तो उसको बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं DIY प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, वो बॉटल का ये बना दिया, वो बना दिया। मैं कभी काफी सोच रहा था कि इसको अच्छे से सेग्रीगेट कर देना, मतलब कि अलग अलग कर दे, पेपर को अलग कर दे, प्लास्टिक को अलग कर दे, बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। मैं पेपर्स को
पेपर्स है, बहुत सारे पेपर्स आता है अभी, काफ़ी वेज भी होता है उसको। अभी हम पूरा मैच करके स्कल्पचर बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। अब उसको चीज़ों को अलग अलग करके ला के हर किसी को ये चीज़ों का, इस पेपर का वैल्यू पता हो तो फिर बहुत कुछ कर सकता है। अभी किसी को सब अलग अलग इस मटेरियल को समझ नहीं रहा है, इसलिए पहन रहा है। अगर इस मटेरियल की वैल्यू समझ सको तो फिर उसको बहुत कुछ कर सकते हैं। अवेयरनेस कम है सर। हाँ, अवेयरनेस कम है। एक्चुअली पता है इशिता, अवेयरनेस है पर कोई करना नहीं चाहता है ना। मेरे को क्या पड़ी है, फेंक देता है बॉटल, वैसा है इग्नोरेंस। अब जैसे टू बी ऑनेस्ट, प्लास्टिक की एक बॉटल तो हम भी लेके घूम रहे हैं, पर हम उस एक ही बॉटल को यूज कर रहे हैं हम, मतलब वी आर नॉट थ्रोइंग इट अवे कि अरे क्या कर जाए के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहीं से उसी बॉटल में पानी भर रहे हैं, तो मतलब अपना वो नहीं कर रहे कि सेल्फ बोस्टिंग, बट दिस इज वन वे ऑफ यू नो नॉट वेस्टिंग थिंग। और मतलब थोड़ा सा तो सोच लो। पहले हमारे प्लास्टिक जब ले में पहली बार आया था, जब हम लेके जाते हैं प्लास्टिक किसी भी थैले में, तो हमारी मम्मी उसको बड़े अच्छा संभाल के रखते हैं। उस थैले में कुछ कर्ड्स हो गया या ड्राई चीज़ हो गया, उसको डाल के बेच देते थे। पानी का बोतल हो गया, अभी भी मोस्टली ड्यू की बोतल घर जब बेचते हैं उसमें रिटर्न में हमें यहाँ पे लस्सी आ जाता है, घर से छंग आ जाता है, ऐसे आ जाता है, उसको यूज करते हैं। अब एक्सेस हो गया है, अब क्या करें? तो उनको तो मालूम नहीं है। फिर वहाँ पे गांव में इतना पोल्यूशन तो है नहीं, अभी वहाँ पे भी इतना बढ़ रहा है। अच्छा, एंड दैट वेस्ट एक्यूमुलेशन तो है, उसका मैनेजमेंट आई थिंक। हाँ, मैनेजमेंट, बट वही है ना कि कितना मैनेज करोगे। हाँ, ज्यादा हो रहा है, मतलब कि कंट्रोल ही कर लो। हाउ मच कैन वन मैनेज? अभी जैसे अगर हम टूरिज्म के हिसाब से भी देखें, जितना लद्दाख का पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ। ये तो हमने नहीं देखा। तो जो आते हैं देख के कि चलो हेमिस मोनेस्ट्री देख लिया, नुब्रा चले गए, पैंगोंग चले गए, ठीक है आप जाओ, बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबली जाओ। हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें रख के जाओ और मतलब कुछ खराब करके मत जाओ। बट वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आई रियली वांट कि कोई दे कि नहीं यार अब मत खराब करो, क्योंकि अब इससे ज्यादा खराब हो गए तो कहाँ जाएंगे? फिर तो आने लायक भी नहीं बचेगा यहाँ। वैसा हो जाएगा कि दिल्ली जितना टेम्परेचर इधर हो जाएगा और फिर तो दिल्ली में ही सांस लेने ना क्या फर्क पड़ता है। वैसा सब कुछ इजी कर देना है, इसकी वजह से ये हो रहा है। मैं महसूस करता था कि जब काफ़ी टाइम जब ले में आया नहीं था, एक टाइम पर बहुत सारे ले में वो कर रहा था लोग कि सब्जियां बंद हो रहा है, लोग कितना चिल्ला रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पर। मेरी मम्मी को फ़ोन किया घर पे कुछ, ठीक है, तो मम्मी को कुछ पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि पहले जो भी सामान चाहिए था पूरा वहीं से निकल रहा था। सेल्फ फार्मिंग है। हाँ, सेल्फ फार्मिंग है, मतलब कि सब्जी निकल रहा है, कुछ चीज़ें जैसे कि ऑयल हो गया, वैसे कुछ चीज़ें चाहिए कि मतलब गैस हो गया। बाकी चीज़ों की तो इधर दूध तो गाय, घर में गाय है, उसकी इतना वो नहीं है कि टोटली डिपेंडेंट रहेगा मार्केट पर। अभी इस टाइम पर 60 to 70% जो सामान होता है सिटी से ज़्यादा है। तो इसलिए ये सब इजीनेस की कंफर्टेबल एक्सेसिबिलिटी, तो इसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। अच्छा, आपका जो आइस स्कल्पचर्स, आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आपके आइस स्कल्पचर्स आपकी बहुत फेमस है, एंड यू इवन वेंट अब्रॉड टू स्टडी अबाउट आइस का all this art, and you said in one of your previous interviews कि you want to use that medium to send out that message of, you know, global warming का everything combined. You want to send out the message through the ice sculptures. Now ice is a very difficult medium to work with, even more difficult to show the things, the what you want to show, मतलब exact उस चीज को से दिखाना ice के। So how did you chance upon this medium, and मतलब what like उसमें क्या innovations, आप क्या चाहते हो कि इसमें क्या और innovations आए, and how does it help? मैं लद्दाख में पैदा हुआ, बचपन से आइस और बर्फ के साथ खेलता आ रहा हूँ। विंटर्स में स्केटिंग कर रहा है उसके ऊपर, जैसे भी कि आइस के साथ कनेक्टेड था। तो
जब मैं फाइन आर्ट्स के बारे में पता चला कि हाँ देखा कि आइस के अंदर इतने अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बन रहे हैं। ओके तो जब दिल्ली में पढ़ रहा था वहाँ पे आइस की अवेलेबिलिटी हाँ थी नहीं। मेरे हाँ लद्दाख में तो दुनिया भर का आइस है। हाँ तो वहाँ पे जाके आ रहा था कि मैं आइस में करूँगा कुछ ना कुछ जाके। हम्म, तो तब तक कर नहीं पाया। मैं देखता रहता कि हार्बिन में काफ़ी अच्छा आइस में स्कल्पचर्स बन रहे हैं। ओके विजुअली देखा है। हाँ फिर कोशिश किया कि वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए था कि ओके आइस में कार्विंग किया। आपने हाँ ओके तो फिर 2017 में हम स्टडीज अपना कंप्लीट के लिए मैं आया। हाँ तो मैं चांस देख कहाँ पे करूँ हाँ देख रहा हाँ था कि हाँ तो फिर ऐसे करते मैं एक स्कल्प्टर हूँ। थोड़ा हाँ ऐसे बनाएगा तो फिर हाँ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं देख रहा था कहाँ बनाऊँ, हाँ हेल्प भी चाहिए। इतना हाँ बड़ा खड़ा करना तो काफ़ी लोग चाहिए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट हाँ हाँ, वही तो तो पहली बार मैं सोनाम वांगचुक जी के आर्टिफिशियल आइस ग्लेशियर को देखने गया। तो ओके वहाँ पे उसी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे। हाँ तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आई एम स्कल्पटर, मैं एक हम्म आइस स्कल्पचर बनाना चाहता हूँ। हम्म तो सोनाम वांगचुक ने मेरे को काफ़ी वीक के बाद बुलाया। हम्म तो उन्होंने कहा कि आइस स्कल्पचर एक उन्होंने भी काफ़ी देखा होगा आइस स्कल्पचर में स्टडी किया होगा। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो शब्द कही कि एक विंटर टूरिज्म को ये अच्छा प्रमोट कर सकता है। हाँ तो ओके वेलकम उन्होंने करने के लिए हमें चांस दिया। ओके तो हम पहली बार उनके आर्टिफिशियल जो ग्लेशियर बनाया था हाँ आइस हाँ स्तूपा, हाँ ओके आइस स्तूपा हाँ उसके अंदर हमने रियल आइस का एक स्तूपा बना दिया था। तो उसके बाद फिर वहाँ से आइस स्कल्पचर स्टार्टिंग हुआ। फिर हम लेह में छोटा-छोटा करते-करते फिर हम काफ़ी जगह पर भी गए। स्वीडन हो गया, ये आइस होटल में भी हाँ हाँ चांस मिला। फिर अ, हार्बिन में भी गया जहाँ ओके पे चाइना में। तो फिर उसके बाद लेह में हमने कोशिश किया बनाने के लिए। एक आइस का ब्लॉक्स दे दो इतना बड़ा, अब 10-20 फीट का दे दो। कार्विंग करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कार्विंग कर सकते हैं। अगर स्कल्पटर हो उसको कार्विंग करना आता है। आर्ट बनाना उसमें आसान है, मगर उस चीज़ को वहाँ पे ला के रखना वो डिफिकल्ट है, उस चीज़ को हैंडल करना। तो टेम्परेचर कभी भी चेंज हो सकता है आइस का खुद का नहीं। देन विंटर में तो Heavy. आइस तो है, हाँ मगर आइस को कट करना, इतने बड़े ब्लॉक्स हाँ को हाँ लिफ्ट करना, तो हेवीनेस साइड को कभी लाना, कभी हो जाए हाँ वहाँ पे टेक्निकली चीज़ बहुत हमारे डिफिकल्ट हो कमज़ोर पड़ जाता है जाती है। Yeah. तो ओके हम कितना कर रहे हैं, इतना बड़ा कर्व कर ले तो भी हाँ हाँ वेट उसका स्टोन थोड़ा बहुत कम होगा। अच्छा बाकी तो स्टोन के बराबर वेट हुआ है। और आराम से। दूसरा हाँ उठाने के लिए हाँ। मशीनें चाहिए बहुत सारी। तो उस चीज़ में कमज़ोर पड़ गया था हम लोग। अच्छा बाकी हाँ। कार्विंग में हमने इतना छोटा-छोटा ब्लॉक्स काट के हमने बहुत सारे बना दिया था। हाँ मगर उस चीज़ को अभी तक हमने आगे ले जा नहीं पाया। दैट इज वेयर मतलब शायद वहाँ पे और नेक्स्ट 5 इयर्स में हाँ, हाँ। हम देखेंगे कि उसमें हुँ, और ज्यादा काम हो रहा है हुँ, मे बी देयर विल बी मोर इनोवेशंस इन दैट हुँ। रिगार्ड्स आल्सो इसमें काफ़ी सारे मशीनें थे जैसे कि स्नो मेकिंग मशीन्स हो गई, अब काफ़ी सारे स्नो बना देते हैं। हाँ जब विंटर में होगा तो फिर हम्म जो प्रेशराइज़ एयर और प्रेशराइज़ वाटर को आसमान में माइनस टेम्परेचर में फेंक देगा तो वो हाँ बर्फ़ बना हाँ देता है। स्टिल इसको बनाने में लिए काफ़ी टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग की। ओके वो हो जाए तो But फिर मतलब एक टीम कितने जनों की टीम लग जाती है एक आइस स्कल्पचर को वो पहले तो हम फिनिश 2 करने आर्टिस्ट के लिए ने शुरू किया था, उसके बाद फिर 4 आर्टिस्ट हो गए, फिर 10 धीरे-धीरे करके। 2021 में जितने भी लद्दाखी आर्टिस्ट हैं, हाँ सबको बुलाया। हम ओके सब ने बनाया, वहाँ चिलिंग में हमने हाँ 3 महीने बिताया वहाँ पे। वाओ तो वहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि हाँ कैसे हाँ करते हैं, हुँ। कभी खेलते रहे, हाँ कभी बर्फ़ काटा, कैसे हम्म कटता है। ऐसे करते-करते हमने 3 महीने में एक वो बना दिया था। फर्स्ट प्लान था वो फ्लॉप हो गया, सेकंड प्लान हुआ वो भी कैंसल हो गया, थर्ड आ गया। हाँ तो ऐसे करके लास्ट में एक हमने कैफ़े बनाया था, उसको भी रूफ बनाना था। तो वाओ 3 महीना बीतने के बाद वहाँ पे भी धूप ज़्यादा आ गया। हाँ बट अच्छा एक कैफ़े शायद जो हाँ, बना हाँ। हुआ है आपने बनाया हाँ, वो? हाँ, हम लोग ने बनाया। ओह! वो मैंने देखा उस टाइम पे ना हाँ, यूट्यूब फेलोशिप पे के टाइम बहुत पे सारे लोग वो मौका नहीं इट मिला इज अंदर जाने का बट हुँ, वो देखा हमने। वही हुँ, वही यूट्यूब पे ही देखा हाँ, हुआ है हाँ। आइस कैफ़े इन चिलिंग करके हाँ Yes, काफ़ी yes, yes, yes. हाँ I've seen it. हुँ, हुँ। वाओ Now I remember. It is in the shape of stupa only, right? Ice हाँ, cafe. एक सर्कुलर फॉर्म में था। हाँ हाँ, हाँ। कभी देखा यूट्यूब था पर वो। देखना। जाएँगे नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले। ओके तो उस टाइम काफ़ी मेहनत किया था हम लोगों ने। हाँ। हमारे यूटी एडमिनिस्ट के गवर्नर भी आए थे। हुँ। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि दे विल फाइनेंस अस फॉर 2 ओके साल के लिए हमें फाइनेंस करेंगे। ओके सभी मशीनें ला के देंगे।
तो 3 साल के बाद हमें खुद सस्टेन करने के लिए बोला था। Okay. बट अनफॉर्चुनेटली नीचे के जो काम करने वाले हैं उन्होंने हमें इस चीज़ की जो हुआ नहीं है अभी तक। तो होप Still a plan in planning. हाँ, प्लान एंड प्लानिंग के लिए है। अगर हो जाएगा तो लद्दाख में बहुत सारे स्नो के साथ या आइस के साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आइस स्कल्पचर, आइस होटल। So, सर एक चीज जो मुझे पूछनी थी कि अभी जो the art condition of India है, the budding sculpture traditions है, do you think there needs to be changes जो initiatives लेने चाहिए गवर्नमेंट को for encouraging more of the sculpture art, ताकि ये आर्ट थोड़ी सी पीछे ना रह जाए या और उभर के आए और इसके इनोवेशन सामने आए? Do you think we are lacking in that form? हाँ, थोड़ा सा लेकिन काफ़ी लगता है, क्योंकि एक आर्ट को जितना इम्पोर्टेंस साइंस को देना चाहिए उतना ही आर्ट को नहीं मिल पा रहा है, महसूस होता है। क्योंकि आर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना साइंस इम्पोर्टेंट है। जितने भी इंडिया को जितना आर्ट उस टाइम था उसी की वजह से इंडिया इतना पॉपुलर है। तो इस समय में इस बात में यही कहना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा है आर्ट को। Do you think there can be initiatives जो गवर्नमेंट ले सकती है, जैसे जितने भी आर्ट कॉलेजेस है हर जगह आर्ट कॉलेज को इंकरेज करना चाहिए। आर्ट को एज एन सब्जेक्ट हर जगह इतना नहीं है, वो थोड़ा सा आर्ट को ऐसे एज एन सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहिए। इन जनरल आई थिंक जैसे इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस, जैसे आई थिंक अभी गवर्नमेंट कर रही है कि जैसे जितने भी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनके स्टैचूज अभी बन रहे हैं, क्योंकि जैसे न्यूयॉर्क का जो अपना हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके जैसा हम कर रहे हैं कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमने स्टैचू बनाया और भी हम स्टैचू बना रहे हैं। तो आई थिंक उसके कारण एक तरह से इस चीज का प्रमोशन हो रहा है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म है। बट आई थिंक एजुकेशन के मीडियम से जो आप कह रहे हो कि एजुकेशन वाइज देयर शुड बी मोर इनिशिएटिव सो दैट मोर आर्टिस्ट एंड मोर टैलेंटेड जिनमें ऑलरेडी टैलेंट है उनको एक मौका मिले बाहर आने का। कोई ऐसे भी आता है, सोच में आता है कि आर्टिस्ट ज़्यादा होगी तो फिर क्या करेंगे पब्लिक का, ये सोच होता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर टैलेंटेड आर्टिस्ट, मतलब कोई आर्टिस्ट मेंटलिटी के लोग ज़्यादा होंगे तो वो किसी भी चीज़ को आर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि बैम्बू हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिलता है, उसका प्रोडक्ट बहुत सारा निकल सकता है। तो अगर वो उसको कमीशन नहीं, वर्क नहीं मिलेगा तो वो उसमें से करेगा, एक लाइफलेस चीज़ को एक प्रोडक्ट बना के छोड़ देगा। लेकिन आर्ट, जैसे कि लोगों को पता नहीं है कि आर्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। आर्ट मतलब कि पेंटिंग करते हुए ऐसे पूछते ना, मतलब आर्ट हर जगह है। जैसे कि आप ड्रेस पहना है, आपने इयररिंग्स पहना है, या वहाँ पे किसी डिज़ाइनर या आर्टिस्ट की पहुँच है। जैसे घर बैठे हैं, घर के अंदर भी किसी ने आर्ट का वहाँ कहीं ना कहीं उसका वो रहता है। तो थोड़ा सा वही जो मुझे लगता है, जैसे सब बोलते हैं कि जो आपने कहा कि ज्यादा आर्टिस्ट हो जाएगा, ऐसे कोई बोले कि ज्यादा इंजीनियर हो जाएगा, वो तो कोई नहीं बोल रहा है, हर गली में इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इतना टैलेंट है ना कि कितना भी ज्यादा होता है, जैसे कितने लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं तो हमारा क्या जरूरत, पर जितना पॉडकास्ट बने ना उतना कम है, क्योंकि इतना नॉलेज है ना। तो मेरे को ऐसा नहीं कि कंपटीशन है, बट नॉलेज इतना है ना कि कितने भी पॉडकास्ट बना ले, हर कोई इंसान पॉडकास्ट बना ले तो भी वो नॉलेज कम पड़ेगा, क्योंकि हर एक एरिया में एक अपना कंटेंट है, हर एक जगह पे एक अपना, जैसे डाइवर्सिटी है जो हमारे कंट्री में जो रिप्रेजेंट होना जरूरी है। द सेम वे फॉर आर्ट। वन लास्ट क्वेश्चन इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिकॉज आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है और ये हम पूरी रात कर सकते हैं। तो आपका फाइनल मैसेज क्या होगा टू द एस्पायरिंग sculpture artists or artists in general or youth in general that you know like मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं जो आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, या हमारे जो मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्ट जो है उसको जीना चाहिए, उसको
कभी महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ या हो नहीं रहा है। उसको थोड़ा-सा पकना पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा अपने उस हाँ, चीज़ को। हाँ, और कंटिन्यूटी जो है बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को आप आर्टिस्ट बनना सोच लिया तो फिर उसको कैरी ऑन करना डोंट चाहिए। गिव अप। हम्म, डोंट गिव अप। तो एक प्रैक्टिस तो ये भी है कि थोड़ा मुश्किल है उस चीज़ को पाना, उस स्टेज तक पहुँचना, बट हम्म, आप एक्सप्लोर करते रहिए, आर्ट को करते रहिए और अपना एक स्पेस ज़रूर बना के रखिए जहाँ पे आप True, करते हो। true. अपना जहाँ तक स्टडीज़ कर रहे हो तो आप कॉलेज आपके पास है, हम्म, आप को निकल गए हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका एक स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप खुल के सोच सकते हो, खुल के कलर फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तभी आपका जो आर्ट है निकल के आएगा। बेशक सेल ना हो रहा हो, बट आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका स्किल है, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो इसी तरह आर्ट को निखरेगा आपका आर्ट। बिल्कुल पेशेंसली करना है अपना, बिल्कुल अलग होके। तो फिर आपको आर्ट की जो एक एक दूसरी चीज़ ये कहूँगी, अपने काम से बिल्कुल ईमानदार रखना। Yeah, be Honesty in honest. your own ऑनेस्टी work. अपने काम के साथ। हाँ, तो कभी भी शॉर्टकट नहीं मारने का आर्ट में हमेशा ये होता है कि अरे छोड़ो यार इतना हो गया। तो हाँ, जब वो छोड़ देगा तो फिर आपके अंदर जो एक आर्टिस्टिक प्योरिटी है वो छूट जाएगी। तो जितना हो सके आपको परफेक्टली करना है, तभी आपके अंदर ये एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो है वो मेंटेन Very. रहेगी। तो वो आप उसी मेंटलिटी के साथ एक काम करोगे तो फिर लोगों को आर्ट अच्छा भी लगेगा। True. तो ये इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने अपना टाइम निकाला एंड ऑन दैट आर्टिस्टिक नोट I would like to say that, like sir said, be honest with yourself, be honest with your work, be consistent, don't give up, and things will fall in place. Thank you so much for your time. आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। And I think we'll do this one more time with you. Absolutely. And to the audience, we'll see you again in the next episode. थैंक यू, July।